हेलो दोस्तों, आप सभी का मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रीट या आरटेट के जो पिछले एग्जाम्स में हुए क्वेश्चंस पेपर के बारे में। उन क्वेश्चनों का अपन यहां सॉल्यूशन करेंगे और उस क्वेश्चनों के साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्टर है, जितने भी और टाइप के क्वेश्चन है, अपन उनके बारे में भी यहां डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अपन बात करते हैं सबसे पहले आरटेट 2011 की। 2011 लेवल 2 साइंस का ये पेपर है, लेवल 2 का। और इसमें पहले क्वेश्चंस की अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन है घातों 2 की पावर 2 पावर 2 पावर 2, फिर यहां पर 2 की पावर 2, फिर कोष्टक 2 की पावर 2 दे रखा है तथा साथ में दे रखा है 2 की पावर 2 2 की पावर 2, फिर कोष्टक के बाद 2 की पावर 2 और इनका सरलतम रूप पूछा है। दोस्तों देखो, इनको अपन सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले बात इसी पर करते हैं। ये क्वेश्चन घातांक करने का है और यहां से अपन देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के लिए देखते हैं। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख रहा है कि 2 की पावर 16, 4 की पावर 4, 16 की पावर 2, ऐसे ही देखो बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके ऑप्शन आते हैं तो आपको ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 की पावर 2, फिर पावर 2, अगेन पावर 2 और फिर ऊपर भी क्या है पावर 2। अब इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो घातांक करने का रूल कहता है कि अगर इस रूप में कोई संख्या आपको दे रखी है और इनकी पावर्स को आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप सोल्व करिए ऊपर वाली पावर को। तो देखो 2 की पावर अपने पास 2 है, आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 2, फिर देखो 2 की पावर 2 को कितना लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखो अपन दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो यहां 2 और पावर कितनी हो गई 16। अब देखिए इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो 2 की पावर 16 आ रहा है। ऐसे ही अपन बात करते हैं इसकी, तो 2 की पावर 2, फिर 2 और पावर कितनी है 2। दोस्तों अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले अपन इसको सोल्व कर लेंगे। यहां से अपन 2 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूं कि आप पहले इनको सोल्व कर लीजिए। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए आप 2 की पावर 2, यहां से 2 की पावर 2, इसको सोल्व किया तो आपने क्या लिखा 2 की पावर 2 तो है ही, और ये 2 की पावर 2 कितने हो जाएगी 4। फिर देखिए आप घातांक करने का एक रूल समझते हैं कि घात के बीच अगर कोष्टक होता है तो वो घातें हमेशा ही किस में होती है गुणा में। तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई 8, तो यहां से आप लिखेंगे 2 की पावर 8। इसका दूसरा रूप इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हैं कि देखिए जैसे 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 2 है, आपने क्या किया इसको सोल्व कर दिया और यहां अंदर इनको सोल्व कर दिया। दोनों को आप सोल्व कर दीजिए तो यहां 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4 और यहां 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4। तो इसका सॉल्यूशन 2 की पावर 8 भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन 4 की पावर 4 भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे की। देखिए तीसरा अपने पास क्या है 2 की पावर 2, फिर पावर 2 है और कोष्टक के बाहर भी 2 है। तो आप काम करिए, सबसे पहले आप इनको ना आप पहले सोल्व करिए। कभी भी आप इनको आपस में गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अंदर पावर में पावर लगी हुई है, तो आप ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते कि कभी 2 गुणा 2 को 4 कर दो, नहीं। पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 है, 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4। फिर देखिए ऊपर कोष्टक के बाहर कितना है 2। अब यहां से इसको 2 रूप में आप सोल्व कर सकते हो। 2 रूप में कैसे दोस्तों, देखो यहां पर अगर बात करें कि इन कोष्टक है दोनों घातों के बीच तो आपस में गुणा कर सकते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8। या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं पहले, तो अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो 2 की पावर तो 4 16 हो जाएगी, पावर में कितनी 2। तो इसका सॉल्यूशन 2 की पावर 8 भी हो सकता है, 16 की पावर 2 भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां इनको पहले आपने सोल्व किया, अब आप क्या करेंगे ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन पे चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इन पावर से मैच हो रहा है। देखो पहले वाले का आंसर अपना बना 2 की पावर 16, फिर यहां इसका बना 2 की पावर 8 अथवा 4 की पावर 4, फिर यहां देखिए 2 की पावर 8 अथवा 16 की पावर 2। अब यहां ऑप्शन पे आइए दोस्तों, देखो पहले का आंसर 2 की पावर 16 आ रहा है, यहां तक ठीक है। अब दूसरे का चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए यहां 4 की पावर 4 आ रहा है, तो ये भी सही है। फिर यहां पर 16 की पावर 2, ये 16 की पावर 2 भी आ रही है। तो देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो गया सही।
तो यहां से इसका आंसर बनेगा पहला ऑप्शन। तो मैं उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गुणनखंड का है दोस्तों। तो यहां से देखिए कि व्यंजक आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड होंगे। ये 4 ऑप्शन आपको देख रखे हैं और देखो इनको देखते हुए आपको एक बात याद आ रही होगी और आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि पहले तो ए और बी को एक साथ जोड़ दो और फिर आपस में क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, इसके बाद एक सर्वसमीका और भी है जिसे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप से जानते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और यहां पर बात किसकी कर रहा है, गुणनखंड की। गुणनखंड दोस्तों इस शब्द का मतलब समझिए, गुणनखंड का मतलब हो गया गुणा का टुकड़ा। यदि आप किसी संख्या का टुकड़े कर सकते हैं गुणा के रूप में तो वह टुकड़े उस संख्या का गुणनखंड होता है। अब यहां पर बात करें कि यहां गुणनखंड क्या है, तो अपनी कोशिश यह रहेगी दोस्तों कि ये जो व्यंजक दे रखा है इसको कैसे भी करके कोई भी तरीके से गुणा में लिखें। और गुणा में लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि यहां सबसे पहले देखते ही पता चलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये किसके रूप में है, a माइनस बी के रूप में, जहां a की वैल्यू तो कितनी है भाई x और b की वैल्यू क्या है y। तो आप ना इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का, और साथ में क्या आ गया, जेड स्क्वायर। अब आप देखिए दोस्तों कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मैं इसको a मान लू और इसको b मान लू तो ये किस रूप में आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। और जिनका मतलब क्या होता है कि दोनों को एक बार तो जोड़ दीजिए और दोनों को बाद में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां से अगर इसको इसके रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो a की वैल्यू तो दोस्तों कितनी है, x माइनस का y, और b की बात करें तो b की वैल्यू कितनी है, z। अब इन दोनों को एक बार तो अपने को जोड़ना है दोस्तों, तो x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा, z, और फिर x माइनस वाई, और फिर एक बार घटाना है तो माइनस का क्या हो जाएगा, z। तो देखिए दोस्तों दोनों व्यंजक जो है वो किस में है, गुणा में। तो अपन क्या कहेंगे कि इस व्यंजक के गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई माइनस का z। तो आप ऑप्शन में चेक करिए दोस्तों कि अपना कौन सा आंसर सही होगा कि x माइनस वाई प्लस जेड। तो देखिए x माइनस वाई प्लस जेड आ रहा है, फिर दूसरा है x माइनस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई माइनस जेड। तो यहां से आपका आंसर कौन सा होने वाला है, बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई है। अब इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए आपकी रेट के एग्जाम में है ना, यहां वीजीए व्यंजक से संबंधित या एलजेब्रा से संबंधित कंफर्म 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को ज्यादातर वो क्या होते हैं, गुणनखंड के ही होते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप गुणनखंड के क्वेश्चन करें तो मैं आपको अगले वीडियो में या कहीं अलग से मैं आपको बता दूंगा बीजीय सर्वसमीका। तो बीजीय सर्वसमीका के तरीके को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपका गुणनखंड का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इसको राइट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, आप देखते ही इसका आंसर कर देंगे, लेकिन फिर भी इसके थोड़े से कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और x में एक सर्वसमीका है तो यहां से आपको x का मान बताना है या चारों ऑप्शन से अपने को सही ऑप्शन देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन सर्वसमीका की। देखिए सर्वसमीका के बारे में आप सब जानते हैं कि क्या होता है। सर्वसमीका चर राशि के प्रत्येक मान से संतुष्ट होती है। देखो दोस्तों 2 बातें होती है, एक समीकरण होता है और एक सर्वसमीका। तो समीकरण तो क्या करता है कि समीकरण केवल अपने ही मूल और मान से संतुष्ट होता है, जबकि सर्वसमीका चर राशि के प्रत्येक मान से संतुष्ट होती है। तो यहां पर अगर बात करें इस समीकरणों या सर्वसमीका की,
तो ये द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है भाई? द्विघात समीकरण। देखो दोस्तों, ज्यादातर अपन दो प्रकार के समीकरण के बारे में बात करते हैं। एक तो रैखिक समीकरण होता है और एक होता है द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0, इस रूप में जो भी समीकरण लिखा जाता है वो रैखिक समीकरण होता है। और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। और आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए अपन एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वो सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों, आंसर तो आप इस क्वेश्चन का सभी जान रहे थे, लेकिन यहां से आप समझिए कि ये सर्वसमीका होने के कारण ये x बराबर हर बार आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहां आप समझिए कि b का, a का और c का कोई भी मान आप यहां रखिए, a, b और c का कोई भी मान रखिए। ध्यान रखना, ये मान हमेशा ही इस समीकरण अथवा सर्वसमीका के मूल को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसलिए यहां अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ए। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई है। बाकी और भी अपन चैप्टर, दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 1/3 हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ज्ञात करना है कि प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। तो यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। प्रोसेस से भी सोल्व कर सकते हैं और यहाँ ऑप्शन से भी। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन से आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पहली लाइन क्या कह रही है कि एक भिन्न है जिसका अंश जो है वो हर से कितना कम है? 2। अंश जो है वो हर से 2 कम है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कि इसका हर 9 है, इसका अंश 7 है, तो यहाँ 2 कम हो रहा है। यहां पर भी देखो 2 कम हो रहा है, यहां पर भी 2 कम हो रहा है, और यहां पर भी क्या है? 2 कम हो रहा है। तो ये पहली कंडीशन तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन पे बात करें, दूसरे आगे क्या कह रहा है ये कि यदि इसके अंश में 2 घटा दिया जाए, अंश में कितना घटा रहे हैं? 2, तथा हर में कितना जोड़ रहे हैं? 2। तो यहां से देखो प्रत्येक ऑप्शन पे बात करते हैं। इसके अंश में से मैंने 2 घटाया तो कितना मिला? 5, और हर में 2 जोड़ा तो कितना रहा? 11। क्या नई भिन्न 1/3 आ रही है? नहीं आ रही। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब यहां पर आप देखिए कि 3 के अंदर अपन क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो 3 के अंदर 2 घटाएंगे तो 1 हो गया, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। अभी भी ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा? गलत। दोस्तों, तीसरे ऑप्शन पे बात करते हैं कि मैं 5 में 2 घटाता हूं तो 3, और 7 में 2 जोड़ता हूं तो कितना? 9। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/3, और 1/3 ही तो अपने को चाहिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन से इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसके प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो देखो प्रोसेस पर भी बात कर लेते हैं। इसने कहा कि एक भिन्न है जिसका अंश हर से कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, इसके अंश में 2 घटा दिया जाए तथा हर में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, यहां आप इस बात समझिए कि मैं मान लेता हूं कि अपने पास जो भिन्न है वो x बटा, या आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां इसका हर तो मैं मान लेता हूं x, और इसका जो अंश है वो कितना बन जाएगा? x माइनस 2। यहां पहली बात कहा है ना कि जिसका अंश हर से 2 कम है, तो हर मैंने x मान लिया तो अंश क्या बन गया? x माइनस 2। तो अपनी ये मूल भिन्न है। ठीक है, अब इस मूल भिन्न में वो क्या कह रहा है कि अंश में कितना घटा दिया जाए? 2। तो देखो मूल भिन्न है x माइनस 2/x, और इसमें से 2 घटा रहे हैं, अंश में से 2 घटा रहा है और हर में क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है। जैसे ही अंश में 2 घटाया और हर में 2 जोड़ा तो इसने बताया कि नई भिन्न कितनी आ रही है? 1/3। तो आप इसके बराबर में कितना लिखेंगे दोस्तों? 1/3। अब यहां से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो x 2 माइनस 2 कितना हो गया? -4। तो x माइनस 4 बटे x प्लस 2 बराबर में 1/3। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
3 को आप अंदर गुणा करेंगे तो 3x माइनस 12 हो जाएगा, और x प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, या इस x को इधर ले जाइए तो किसका होगा, माइनस का। 3 में से ये x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x, और ये माइनस 12 जो है वो उधर जाएगा तो किसका होगा दोस्तों, प्लस का। तो 2 प्लस का है ही, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ गया, 7। अब अपने को तो मूल भिन्न चाहिए दोस्तों, तो मूल भिन्न कैसे निकालेंगे कि देखो x का मान 7 है और मूल भिन्न अपनी ये है, तो यहां पर x का मान तो 7 हो गया और x माइनस 2, तो 7 माइनस 2 बराबर कितना, 5। तो अपना फाइनल आंसर होगा 5/7। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग दें तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन भाग विधि से सोल्व करेंगे या भाग विधि से निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को आती होगी भाग विधि, अगर नहीं भी आ रही है तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको भाग विधि समझाता हूं। देखिए दोस्तों, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में आप भाग लगा रहे हैं किसका, x माइनस वाई का। ठीक है, देखिए भाग में ये वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन भाज्य कहते हैं, जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है। यहां जो मिलता है वो शेषफल है, भागफल है, और जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, शेषफल। देखो दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको दिमाग में एक बात तो सेट हो ही जाती है कि यार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो सकता है। तो यहां से आप ये तो पता कर सकते हो कि अगर x माइनस वाई का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन अपन भाग विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, भाग विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समान व्यंजक को ही समान व्यंजक के नीचे रखना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी चर राशि को किसी अन्य चर राशि से आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब जोड़ और घटाव की बात करते हैं तो समान पद होने चाहिए। अगर समान पद नहीं है तो आप सीधा सीधा जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए, यहां पर पहला पद है क्या, x, और यहां पर क्या है, x की पावर 4। तो देखो x से x की पावर 4 लानी है, तो x से x की पावर 4 लाने के लिए आप क्या करोगे, इस x को x क्यूब से गुणा करोगे, तो जिससे गुणा करोगे उसको यहां रख दीजिए। तो x क्यूब से गुणा होगा तो x की पावर 4 बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये y भी इससे गुणा होगा, तो अब माइनस का y इससे गुणा होगा तो क्या बनाएगा, माइनस का x क्यूब y। लेकिन यहां तो कोई पद लग नहीं रहा, तो आप एक बार यही रख दीजिए x क्यूब इंटू वाई। अब देखिए, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाते हैं, और जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज करते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में। तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह किस में बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये सिमिलर है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों पद समान नहीं है, अगर समान नहीं है तो इन पदों को वापस यहां रख दीजिए। देखो x क्यूब वाई, ये किसका होगा, प्लस का, तो x क्यूब वाई, और यहां माइनस का क्या है, y की पावर 4। दोस्तों वापस आपको वही स्टेप रिपीट करनी है कि यहां पहला पद क्या है, x क्यूब वाई, और यहां पर क्या है, x। तो यहां से ये पद बनाना है। इस पद को बनाने के लिए देखो x तो है ही, यहाँ क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर चाहिए, चलो ठीक है, और साथ में y चाहिए तो आपने y से भी गुणा कर दिया। तो अब आप इस x को किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर y से, और कौन सा, ये प्लस है ना, तो प्लस वाला चिन्ह ही। तो आप इससे इसको गुणा करेंगे तो ये x क्यूब बन जाएगा, फिर y, ये y भी इससे गुणा होगा, तो देखो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, और ये y क्या हो गया, y स्क्वायर। फिर साइन चिन्ह यहां चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आपको कितना मिलेगा कि देखो ये यहां पर प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहां पर ये माइनस का क्या हो जाएगा, y की पावर 4। दोस्तों इससे आगे और चलते हैं, बिल्कुल स्टेप को रिपीट अपन करते हैं। तो x से x स्क्वायर y स्क्वायर बनाना है तो मैं किससे गुणा करूंगा दोस्तों, प्लस x
वाई स्क्वायर से गुणा करूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस का वाई अब इससे गुणा होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स और वाई क्यूब। दोस्तों फिर अपन साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको देखो मैं यहां लिख देता हूं कि ये प्लस का एक्स वाई क्यूब रहेगा और ये माइनस का वाई की पावर 4 रहेगी। अब दोस्तों एक बार फिर से अपने को ये स्टेप रिपीट करनी है और एक्स को मैं किससे गुणा करूं कि ये बन जाए, तो x को मैं यहां केवल और केवल किससे गुणा करूंगा, y क्यूब से। तो x को y क्यूब से मैंने गुणा किया तो x y क्यूब बन गया और माइनस y को यदि मैं इससे गुणा करूंगा तो माइनस के y 4 बन जाएगा। अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, यहां शेषफल कितना मिल रहा है, 0। तो दोस्तों ये वाली स्टेप तो आपकी क्या रही, भागफल की। कौन सी रही, भागफल की। और ये वाली स्टेप आपकी क्या बनी भाई, शेषफल। तो चेक कर लीजिए दोस्तों कि यहां से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और शेषफल क्या होगा, 0। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। तो दोस्तों इसको राइट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याएं, कौन कौन सी है, ए और बी, इनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्या है, समान। आपको रिलेशन बताना है ए और बी में इन चारों ऑप्शन को देखते हुए। एक बार आपके दिमाग में पक्का आ गया होगा कि सर समांतर माध्य तो क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, शायद आपको आता होगा। अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे सभी चैप्टर के, तो वो वहां से आप ये चीजें क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं पेपर करवा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि केवल इनसे संबंधित ही चीजें मैं आप लोगों को बता पाऊं। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है। देखो दो माध्य होता है, दो श्रेणियां होती है, वैसे तो 3 होती है, एक समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक ऋणात्मक श्रेणी होती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी से ही आता है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि समांतर श्रेणी में अगर आपको कोई दो संख्या ए और बी दे रखी है, यदि आप इनका समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं तो आप दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देंगे, 2 का, तो ये इसका क्या होगा, समांतर माध्य। और गुणोत्तर श्रेणी की बात करें, और गुणोत्तर श्रेणी में यदि दो संख्या ए और बी आपको दे रखी है और इनका गुणोत्तर माध्य जीएम निकालना हो तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट ए और बी या अंडर रूट ए बी। तो ये दो चीज होती है। क्वेश्चन में आपको बताया है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य आपस में क्या है, बराबर है, तो आप इन दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर कर देंगे तो आप लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 बराबर अंडर रूट ए बी। यहां से अपने को यह पता लग रहा है कि सर कोई भी ऑप्शन यहां से मैच नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। जितना अपने को इसमें आता है उतना अपन करते चलेंगे। ध्यान रखना मैथमेटिक्स में हर एक स्टेप के बारे में आपको पता हो ये जरूरी नहीं है, केवल स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे आप एक स्टेप करेंगे तो अगली स्टेप के बारे में पता लगेगा, अगली स्टेप करेंगे तो जस्ट अगली वाली स्टेप के बारे में पता लगेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि a प्लस बी बाई 2 बराबर रूट ए बी है, यहां कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए दोस्तों कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो मैंने सोचा कि यार यहां रूट आ रहा है, क्यों ना मैं दोनों तरफ वर्क कर दूं। मैंने दोनों तरफ वर्क करके देखा, मेरे को नहीं पता कि यहां से ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं तो वर्क करने वाला हूं। तो मैंने दोनों तरफ वर्क किया, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये तो, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। फिर आप यहां देखिए इसका रूट ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहां से ये रूट कैंसिल आउट हो गया और 4 इधर गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, बराबर में 4ab। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप पहुंचे।
अब इसके बारे में आगे अभी भी ये कोई ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, अपन क्या जानते हैं कि क्यों ना मैं 4ab को इधर ले आऊं। अगर मैं 4ab को यहां ले आता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बनेगा और बराबर में क्या रहेगा 0। अब इनको देखते हुए मेरे को याद आ रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और मैं वहां पक्का ही अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं यहां पर ये चीज अप्लाई की तो मैंने कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा वैसा इसका, और माइनस के 4ab है ही, और बराबर में क्या चल रहा है 0। फिर देखिए माइनस के 4ab प्लस के 2ab तो कितना बच जाएगा, प्लस के माइनस के 2ab बच जाएगा। भाई इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस के 2ab, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 0। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में क्या है 0। अब आप सोचिए दोनों तरफ वर्गमूल करिए तो a माइनस बी बराबर क्या बनेगा 0, और b को इधर ले जाओ तो a बराबर क्या बन जाएगा b। तो इससे आपको पता चला कि आपका यहां पर जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई है, इनको आप राइट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे फिर बात करेंगे। अगला 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, उस पर और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की जो गणना है वो 6 महीने के हिसाब से की जाए। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा है तो एक बार आप वहां से वीडियो में जाके आप चक्रवृद्धि ब्याज को देखिए, फिर ये आसानी से समझ में आने वाला है। फिलहाल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आपको मूल राशि दे रखी है 48,000 रुपए, चलो ठीक है। ब्याज की दर दे रखी है 10% वार्षिक, और समय आपको दे रखा है 1.5 वर्ष। ये 3 स्टेप आपको दे रखी है, और आपसे पूछा है कि यहां पर ब्याज क्या होगा यदि गणना क्या हो, अर्धवार्षिक हो या 6 महीने से होती हो। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर गणना वार्षिक के अलावा किसी और तरीके से की जाए, 6 महीने से की जाए या 5 महीने से की जाए या 8 महीने से की जाए, 4 महीने से की जाए, तो उस गणना के अकॉर्डिंग ही अपन टाइम को और अपने जो दर है उसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर 6 महीने की बात वो कर रहा है, तो यहां पर जो दर दे रखी है, दर हमेशा ही क्या होती है, प्रतिशत और वार्षिक होती है। तो ये 10% दर क्या है, वार्षिक है। यदि मेरे को यहां पर दर को कन्वर्ट करना है 6 महीने में, तो 6 महीने में जस्ट क्या हो जाएगी, आधी। तो दर तो आपकी कितनी हो गई, 5%। अब समय की बात करें तो समय कितना वर्ष है दोस्तों, 1.5 वर्ष है। और आप जानते हैं कि 1.5 वर्ष में 6 महीने से यदि अपन गणना करें तो पहले 6 महीने बाद, फिर 12 महीने बाद और फिर 1.5 साल बाद, मतलब 1.5 साल में कितनी बार गणना करेंगे अपन, 3 बार। तो यहां जो कैलकुलेशन होगी वो कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी, ठीक है। और यहां पे मूलधन आपको कितना दे रखा है, 48,000। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, जो भी दर होती है उसको अपन भिन्न में बनाते हैं। तो 5% का भिन्न कितना होता है, 1/20। देखो मूलधन आपको दे रखा है, तो मूलधन आपको दे रखा है 48,000 रुपए, और आप जानते हैं कि 48,000 रुपए पर 5% का मतलब 1/20 से आप कितनी बार कैलकुलेशन करेंगे, 3 बार। तो पहली कैलकुलेशन आप देखिए 1/20 से सोल्व करेंगे, तो यहां से 0 से 0 चला जाएगा, और 4800 में 2 का भाग गया तो कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी बार गणना करेंगे 1/20 से, तो यहां से ये कितना बन के आएगा, 120। आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, 2400 का 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 240 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 120। अब फिर तीसरी गणना करेंगे 1/20 से, तो यहां से आप देखो कितना प्राप्त करोगे, 6। अब यहां पर 3 बार गणना कर चुके हैं, और जब 3 बार गणना करते हैं तो अपन इसको 3 से, इसको भी 3 से, और इसको किससे गुणा करते हैं, 1 से। दोस्तों जब 2 बार गणना करते हैं तो 2 और 1 से गुणा करते हैं, और 3 बार गणना करते हैं तो 3 3 1 से गुणा करते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2400 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7200। इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, और ये कितना हो जाएगा, 6। अब आप इनको जोड़ दीजिए।
आप इनको जोड़ लेंगे तो 7200 और 360 कितने होते हैं? 7560, और साथ में कितना है? 6, तो 7566। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 7566। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको राइट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य कितना है? 100 रुपए 10% बढ़ाकर अंकित करता है और वह उस पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची? तो दोस्तों यहां से देखो, बिल्कुल आप आराम से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। किसका वास्तविक मूल्य कितना बता रहा है? 100 रुपए। चलिए ठीक है, फिर इसने कहा कि इसके मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? 10% बढ़ाकर अंकित करता है। तो 10% आप बढ़ा देंगे तो 10%, 100 को 10% बढ़ाएंगे तो मूल्य कितना कर दिया? 110। फिर इसने कहा कि अब उस वस्तु को 10% कमीशन देकर, अब कमीशन देखो, कमीशन का फंडा मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। कमीशन क्या होता है कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग, एक जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, तो यहां पर एक तो बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, और इनके बीच जो सौदा करवाता है वही एक सौदागर तीसरा व्यक्ति होता है। और ध्यान रखना, जो भी सौदे में कमीशन बनता है वो किसी तीसरे व्यक्ति का बनता है। मतलब वो जो कमीशन होता है वो ना तो खरीदने वाले को जाता है ना ही बेचने वाले को। तो यहां पर इसने कमीशन देकर बेचा, तो सीधी सी बात है, जिसके पास वस्तु है उसके पास नहीं है पैसे, और उसी ने तो वस्तु बेची है। तो आप देखिए 100 रुपए उसका वास्तविक मूल्य था, 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 110। अब 110 पर वो 10% का कमीशन दिया, तो आप कमीशन 10% का निकालेंगे तो बेचेगा कितने में वो? तो बेचेगा 11 गुना 9, 99 रुपए में। तो देखो 10%, 110 का 10% कितना होता है? 11। तो 110 से 11 ही तो कम किया, या 110 का 90% निकाल दिया आपने, तो 110 का 90% कितना होता है? 99। तो सीधी सी बात है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 99 रुपए में। तो दोस्तों आपका आंसर आपका कितना बनेगा? 99। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब अगले 2 क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करते हैं, इससे पहले आप राइट कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यदि राशियां ए बी सी एवं डी समानुपाती है तो a गुना डी बराबर b गुना सी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी समानुपाती है तो AC बराबर BD। और तीसरा ऑप्शन है A अनुपात B का व्युत्क्रम B अनुपात A है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है कि यदि राशियां ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B स्क्वायर बराबर क्या है? AC। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपने को एक गलत ऑप्शन देखना है। तो देखो पहली बात करते हैं पहले ऑप्शन पे कि राशियां ABCD समानुपाती है। देखो समानुपाती, ये जो कथन है वो समानुपात, अनुपात समानुपात से लिया गया है। और समानुपात का मतलब आप सभी जानते हैं कि 2 अनुपात यदि बराबर होते हैं तो वो परस्पर क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। तो यहां पर राशियां कितनी दे रखी है दोस्तों? 4। तो अपन चेक करते हैं कि ये समानुपात है कि नहीं। तो समानुपात लिखने का तरीका A अनुपात B समानुपात C अनुपात D होता है, ठीक है। और समानुपात को अगर भिन्न में लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं A बटा B समानुपात की जगह बराबर C बटा D। अब देखिए अपने को चेक करना है कि ये वाला सीन जो है वो सही है या गलत है। तो यहां से देखो क्रॉस चेक करके देख लीजिए, आप क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो A गुणा D बराबर B गुणा C आ रहा है। क्या अपने को पहले ऑप्शन में यही दे रखा है कि A गुणा D बराबर B गुणा C? तो आप इस कथन के बारे में कहेंगे कि यह कथन क्या है? सही है। लेकिन अपने को कथन कौन सा ढूंढना है? गलत। तो चलो दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं कि देखिए ABCD समानुपाती है तो AC बराबर BD। तो यहां पर आप चेक करिए दोस्तों कि मैंने यहां से सोल्व करके बताया AD बराबर BC। अब आप मेरे को यह बताइए क्या आप AC बराबर BD कर सकते हो क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, तो अपना ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। हालांकि आंसर अपना यही आ चुका है, लेकिन दो ऑप्शन पे और भी अपन बात कर लेते हैं। देखो ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात बी अनुपात है, बी अनुपात ए है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर अपन ए अनुपात बी का व्युत्क्रम निकालेंगे तो बी अनुपात ए ही होगा, ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं। यदि राशि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। देखिए दोस्तों, जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि अगर ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले का स्क्वायर हमेशा इन दोनों के गुणा के क्या होगा, बराबर। और यदि समांतर श्रेणी में कहेंगे तो ये b किसके बराबर होगा, a प्लस सी बटे 2 के बराबर। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपना कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इन चारों खतनों में से ये बी खतन क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी संख्या में किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। कोई संस्था है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी बता रहा है, 2500। यदि वह संख्या पहले वर्ष तो 10% क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, और दूसरे वर्ष 10% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको बताना है कि 2 वर्षों के बाद संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो दोस्तों प्रतिशत के चैप्टर में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या में अपन समान प्रतिशत की वृद्धि या समान प्रतिशत की कमी करते हैं तो परिणाम हमेशा अपने किस में आएगा, कमी में आएगा। तो इस चीज से 2 चीज तो आप बता सकते हो कि भाई साहब एक तो ये गलत हो जाएगा और एक ये गलत हो जाएगा। तो कमी किस में दिख रही है, सी ऑप्शन में, क्योंकि ये तो नन ऑफ दिस दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। लेकिन अगर इसको सोल्व करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि देखो 2500 है, 2500 में पहले वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 10% की, तो आप लिख देंगे भाई साहब 110 बटा क्या, 100, क्योंकि वृद्धि होती है तो प्रतिशत को जोड़ कर लिखते हैं। फिर दूसरे वर्ष में 10% की क्या हुई, कमी या घट गई, तो आप लिख देंगे 90 बटा 100। अब यहां से आप सोल्व करिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। यहां से आप सोल्व कर रहे होंगे तो 25 गुना कितना आएगा, 99, और 25 गुना 99 आप करोगे तो 25 को 9 से गुना करिए, 225, 22 हो गया। फिर 225 और 22 कितना हो जाएगा, 225 और 22 कितना हो जाएगा, 247, ठीक है। तो यहां से आपका कितना बना, 2475। तो पहले जनसंख्या थी 2500, सॉरी सदस्यों की संख्या 2500 थी, अब 2475 हो गई। तो सीधा सीधा आपने कह दिया कि कितने सदस्यों की कमी हो गई, 25 सदस्यों की कमी। या इसको आप दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 10% बढ़ रही है और 10% कम हो रही है, तो परिणाम हमेशा कमी में होगा, और वो कमी कितने परसेंट की होगी, 1% की। तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए 2500 का 1%, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा, 25। तो 25 सदस्यों की क्या हो गई, कमी। तो दोस्तों इसको राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे वाले क्वेश्चंस का डिस्कस अपन अगले वीडियो में करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इनके कंसेप्ट को वापस से बार बार में आप रिपीट करिए वीडियो को, आपको ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ नहीं आए। तो आगे वाले कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं वो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, और पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।